नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का जनरल अवेयरनेस की सुपर 30 बैच में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये हमारी 12वीं क्लास है जिसमें हम लगातार पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते चले आ रहे हैं और इन पीवाईक्यूज के माध्यम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बन सकते हैं, जितने भी फैक्ट्स आपके आगे और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे फैक्ट्स पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में आपको विस्तार से एक एक प्रश्न को सही तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो लगातार इस सीरीज में आप लोग बने रहिए और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनको आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स हों उन डाउट्स को आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जिसका नाम है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI। तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI कहाँ पर स्थित है? तो पहला भारत में जो रेल विश्वविद्यालय खोला गया, ये खोला गया था आपके वडोदरा में। कहाँ पर खोला गया? वडोदरा। और वडोदरा जो है वो गुजरात में है आपका। कहां पर है? गुजरात में है। और एक चीज याद रखना कि गुजरात में ये विश्वविद्यालय खोला गया और यहां पर ये विश्वविद्यालय खोला तो इसका उद्देश्य क्या था? एक तो उद्देश्य की हम लोग बात करते हैं और दूसरी चीज उद्देश्य के साथ साथ इसकी स्थापना कब की गई। तो अभी रिसेंट में ही लगभग 4-5 साल पहले 2018 में मोदी जी ने इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि रेल ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित जितने भी अध्ययन हैं वो प्रशिक्षण के माध्यम से या ट्रेनिंग के माध्यम से जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे या जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे उनको एक रेल के सही यातायात या आवागमन के लिए एक सही प्रशिक्षण देना, इसका एक उद्देश्य था। और इसकी स्थापना हमारे विश्व में 2 और ऐसी यूनिवर्सिटी चलती हैं, एक रूस में है और एक चाइना में है। तो रूस और चाइना की यूनिवर्सिटी के आधार पर हम या ये कहें कि उनकी नकल करके ही भारत में पहला रेल विश्वविद्यालय खोला गया। और पहले रेल विश्वविद्यालय में भारत में जो सीटें थीं कैंडिडेट्स की वो 80 सीटें थीं, जिसके तहत 2 कोर्स आपके यूजी और पीजी के माध्यम से कराए जा रहे थे। तो रूस में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है मॉस्को स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी। मॉस्को स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी। और चाइना में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है बीजिंग जियाओटोंग यूनिवर्सिटी। तो इनके आधार पर या इनको आधार बना करके भारत में पहले रेल विश्वविद्यालय NRTI की स्थापना वडोदरा में 2018 में की गई थी। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज दी जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी इस्टैब्लिश्ड? तो देखिए इसकी स्थापना मणिपुर की राजधानी जो है वहां पर की गई थी। तो आपको मणिपुर की राजधानी याद होनी चाहिए कि मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। इम्फाल में इसकी स्थापना की गई 1954 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, जहां पर इसका जो उद्देश्य था स्थापित करने का कि भारत में जितने भी शास्त्रीय नृत्य और संगीत है उसका प्रचार प्रसार करना। तो शास्त्रीय नृत्य व संगीत के प्रचार प्रसार के लिए मणिपुर के इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू डांस एकेडमी का उद्घाटन 1954 में हुआ था। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इसके बाद अगला सवाल आता है आपका, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड
ट्रैवल मैनेजमेंट लोकेटेड? ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और ग्वालियर। तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड मैनेजमेंट, तो IITTM का जो मुख्यालय है ये आपका MP में पड़ता है, ग्वालियर में। और इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना की गई इंदिरा गांधी की सरकार में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन के लिए जितनी भी उच्च शिक्षा होती है, टूरिज्म से संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं, उन सबसे संबंधित कार्य करती है संस्था। और इसका जो मुख्यालय है वो ग्वालियर MP में है। इसके अलावा ये संस्थान जो है ये भारत के पर्यटन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? पर्यटन मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी। तो ये एक तो इसकी हेडक्वार्टर की हम बात कर रहे हैं वो ग्वालियर में हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा इसकी 5 शाखाएं और हैं। तो ये तो क्या हो गया, इसका हेडक्वार्टर हो गया ग्वालियर में। इसके अलावा इसकी जो 5 शाखाएं हैं वो भुवनेश्वर में है, दूसरे नंबर पे आपकी नोएडा में है, तीसरी शाखा गोवा में है, चौथी शाखा नेल्लोर में है और 5वीं शाखा जो है इसकी वो गुवाहाटी में है। तो ये 5 इसकी शाखाएं हो जाएंगी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्वालियर में हो जाएगा। और राइट आंसर क्या होगा इसका? ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, तो भुवनेश्वर और गुवाहाटी यहां पर इसकी शाखाएं हैं। क्लियर? इसके अलावा अगला सवाल है हमारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दी हेडक्वार्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इज लोकेटेड इन नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई। तो DRDO का जो मुख्यालय है, तो DRDO भारत में रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्था है जो भारत में सेना से संबंधित मिसाइल और हथियार बनाने का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये किसके अंडर में कार्य करती है? तो भारत में एक अंतरिक्ष एजेंसी है आपकी, इंडियन स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है इसरो। तो इसकी एक शाखा के रूप में या इसकी सहायक बॉडी के रूप में कार्य करता है DRDO, जो कि किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपकी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, उनकी स्थापना कब की गई और किस मंत्रालय के अधीन वो कार्य करता है, यहाँ से NTPC में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है कि भारत में ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जिनकी स्थापना किस वर्ष हुई, उनका अध्यक्ष कौन होता है, रिसेंट में उनका कौन अध्यक्ष है, पहला अध्यक्ष कौन था और किस मंत्रालय के अधीन वो कार्य करते हैं। तो ये एक लिस्ट आप बना लेंगे तो वहां से आपको एक आध क्वेश्चन NTPC में हमेशा देखने को मिलेगा, तो वो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि भारत का पहला एयरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो एयरो स्पोर्ट्स सेंटर इंडिया का ये तो हमें पता चल गया कि कौन से राज्य में है, ये क्वेश्चन में ही दिखा है कि हरियाणा में है। तो हरियाणा में ये सेंटर स्थापित किया गया है, लेकिन हरियाणा के किस स्थान पर इसकी स्थापना की गई? तो देखिए, हरियाणा के नारनौल में एक जगह पड़ती है आपकी बाछोद हवाई पट्टी। तो बाछोद हवाई पट्टी किस जिले में है आपकी? नारनौल में है, जहां पर भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया। और इस हवाई पट्टी पर शुरू से ही पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और पैराशूट से संबंधित जो ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं वो यहां पर होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, नारनौल। की नारनौल में भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है। क्लियर है यहां तक?
इसके बाद में अगला है कि राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो राजहंस है क्या? तो राजहंस पक्षी का नाम है। किसका नाम है? पक्षी का नाम है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पर्व है ये भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और राजहंस पक्षी जो हैं वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में आते हैं। और आंध्र प्रदेश में एक झील पड़ती है आपकी कोल्लेरू झील। कहां पर मनाया जाता है ये? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के भी किस झील में मनाया जाता है? तो कोल्लेरू लेक में मनाया जाता है। कोल्लेरू झील में इस पर्व को हर साल मनाया जाता है। और कोल्लेरू झील की जो लोकेशन है, कई बार ये भी आपसे पूछ लेता है। तो देखिए, एक तरफ हमारी गोदावरी नदी बहती है, ये आपकी गोदावरी है, और एक तरफ आपकी कृष्णा नदी बहती है, ये कृष्णा हो गई। तो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में आंध्र प्रदेश में यहां पर पड़ती है आपकी कोल्लेरू लेक, कोल्लेरू झील। ये कोल्लेरू झील जो है ये भारत की एक दलदली भूमि है। क्या है ये? दलदली भूमि। ये केवल भारत की ही नहीं, ये एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। एशिया का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी दलदली भूमि कौन सी है आपकी? कोल्लेरू लेक है। और इसको रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। तो यहां पर क्या होता है कि हर साल आपके राजहंस पक्षी प्रवास करते हैं, तो उनके माइग्रेशन के लिए यहां हर साल क्या किया जाता है? उनके संरक्षण के लिए राजहंस पर्व मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स वॉन दी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर मीना गुर्जरी इन 1975? तो 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है किसने? तो वो जीता था आपका मल्लिका साराभाई ने। मल्लिका साराभाई जो हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य भी करती थी। यानी कि ये भरतनाट्यम से संबंधित और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी। ठीक है, तो इनको 1975 में क्या मिला था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला था। किसके लिए? मीना गुर्जरी के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा, मल्लिका साराभाई। इसके बाद में अगला सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? देखिए, हैरी पॉटर एक ऐसी मूवी रही है या एक ऐसी सीरीज रही है जो बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक को अपने आप में बांधने की क्षमता रखती है। और इस सीरीज में हैरी पॉटर की बहुत सारी जो एपिसोड्स हैं वो लॉन्च किए गए। तो इतनी बड़ी वेब सीरीज को, या मैं ये कहूँ कि विश्व की सबसे बड़ी किताब मान लीजिए या विश्व की सबसे बड़ी सीरीज मान लीजिए, वो कौन सी है आपकी? हैरी पॉटर है। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? इसके राइटर हैं जेके रावलिंग। तो जेके रावलिंग ने ही क्या किया था? हैरी पॉटर को लिखा था। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसमें? बी सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में अगला सवाल है आपका, फतेहपुर सीकरी को ... द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो फतेहपुर सीकरी वाज एस्टैब्लिश्ड एज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर बाई? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी अकबर। तो देखिए, बाबर जो था, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए इसे मुगल काल का या मुगल साम्राज्य का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। और राणा सांगा के साथ में आके इसने एक युद्ध लड़ा था जिसे हम लोग खानवा का युद्ध कहते हैं।
और इससे पहले बयाना का युद्ध भी इन्होंने लड़ा था। बाबर के बाद में फिर आते हैं आपके यहाँ हुमायूं। तो हुमायूं जो है ये पूरी तरीके से भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाया था, शेरशाह सूरी ने इसको परास्त कर दिया था। और उसके बाद में आता है फिर अकबर, और अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोल लीजिए या महानतम शासक बोल लीजिए। तो ये महानतम शासक था जिसने भारत में जजिया कर को समाप्त किया था, और जजिया कर को समाप्त किया था इसलिए इसने धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण भी यहां पर प्रस्तुत किया। और सबसे ज्यादा भारतीय राज्यों में राजपुताने के साथ में इन्होंने अपने संबंध स्थापित किए थे। तो क्या हुआ था कि अकबर ने गुजरात विजय की थी 1971 में। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में 1571 में क्या किया था, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, फतेहपुर सीकरी की। और यहीं पर इन्होंने बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजा बनाया जिसमें उर्दू में आयतें लिखी हुई हैं कुरान की। और ये जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी इन्होंने, ये एक सूफी संत थे उनकी याद में या उनके सम्मान में किया था। उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती की याद में अकबर ने 1571 ईस्वी में क्या किया था, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। किसके उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और यहीं पर इन्होंने क्या बनवाया था, बुलंद दरवाजा बनवाया था, जो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस। तो इनमें से दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे। तो देखिए भारत में अगर हम देखें कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। क्या हुए थे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था। और इसका जो जनक माना जाता है भारत में, या भारत के आधुनिक पिता या आधुनिक पुनर्जागरण का पिता भारत में जो माना जाता है, वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और राजा राम मोहन राय ने यहां पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, सॉरी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके बाद में इन्हीं के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का भी अंत हुआ था। और जिस समय सती प्रथा का अंत हुआ था वो यहाँ पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से ही राजा राम मोहन राय ने अपने समाज में काफी वर्षों से चली आ रही कुरीति को समाप्त किया था, जो सती प्रथा के नाम से जानी जाती थी। इसीलिए भारत में पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक पुनर्जागरण का पिता या भारत का अग्रदूत की संज्ञा किसको दी जाती है, राजा राम मोहन राय को दी जाती है। इसके बाद में एक व्यक्ति और आए, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, यहां पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। फिर आते हैं आपके दयानंद सरस्वती। और क्वेश्चन आपका दयानंद सरस्वती से ही है। तो दयानंद सरस्वती ने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन होंगे, यहां पर दयानंद सरस्वती होंगे। इन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना है वो बंबई में की थी, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक भी इन्होंने लॉन्च की। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, या ये कहें कि इन्होंने हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति को जानने के लिए लोगों को जागरूक किया, अपने वेदों को पढ़ने का ज्ञान दिया। और इन्होंने ही भारत में शुद्धि आंदोलन चलाया। और ये कहें कि भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया था,
वो किसने किया था? वो दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट ने स्थापित की थी। तो ये बहुत सारे कुछ मिशंस हैं जो हिस्ट्री में आपको देखने पड़ेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं थी जो समाज सुधार से जुड़ी हुई थी। इसलिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन कुछ समय पश्चात जब ये अजमेर में गए तो वहाँ किसी वेश्या ने इनको कांच दे करके पानी में और जहर दे दिया था, जिससे इनकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश से संबंधित राजा हैं। तो हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई और बहुभूति। देखिए, चंद्रबरदाई सबसे फेमस कवियों में माने जाते हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और पृथ्वीराज रासो में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया है। ठीक है। तो रासो साहित्य में सबसे बड़ी रचना मानी जाती है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद में एक पुस्तक और आती है पृथ्वीराज विजय, जो कि उसके राइटर अलग हैं, जयानक हैं। यहां पर बात की जा रही है प्राचीन भारत में जो गुप्त वंश था उसके एक शासक हैं समुद्रगुप्त। तो इनके जो कवि थे वो कौन थे? वो थे आपके हरिसेन। और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना की थी। या ये कहें कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। और ये आपके इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। और जिस भाषा में इसकी जो भाषा पूछी जाती है कई बार कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई, तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ये इनके दरबारी कवि तो थे ही, साथ में ये इनके मंत्री भी थे। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय और प्रशासनिक नीतियों का वर्णन किया गया है। किस किस का वर्णन किया गया है? समुद्रगुप्त की विजय और प्रशासनिक नीतियों का। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें बी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो देखिए, इनमें से हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। तो देखिए, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। लोथल जो है ये एक बंदरगाह नगर था गुजरात में। धौलावीरा जो है ये भी आपका गुजरात में है। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है आपका, जो कि सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है भारत में। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए हो जाएगा कि राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, धौलावीरा आपका गुजरात में है, लोथल आपका गुजरात में है और कालीबंगा आपका राजस्थान में है। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल कि नियम लोकसभा की कार्यवाही के संचालन और आचरण के नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है, इसलिए इस नियम के तहत किसी मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। द rules for conduct and conduct of proceeding of Lok Sabha does not cover formal motion before the Parliament House, so there can be no voting after discussion on a matter under this rule। तो ऐसा संसद का कौन सा नियम है जिसके तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है? या हम इसको कहते हैं कि अल्पकालिक चर्चा। तो अल्पकालिक चर्चा का प्रावधान जो है वो कौन से नियम में किया गया है? तो नियम नंबर 193 में। इसमें कहा गया है कि हम लोग चर्चा तो कर सकते हैं लेकिन उस पर मतदान नहीं कर सकते। ठीक है। तो लोकसभा की कार्यवाही
के संचालन और आचरण से संबंधित ये नियम है, जो कि जिसका नंबर क्या है, 193 नंबर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। अगला सवाल, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए मैं यहां पर एक बना देता हूं। इस तरीके से हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, और ये जो राज्य है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर आपका नागालैंड है, यहां पर आपका मणिपुर है, और ये आपका मिजोरम है, और सिक्किम जो है वो आपका यहां आता है। तो सिक्किम का जो बॉर्डर है ये एक तो चाइना को टच करता है, एक भूटान को टच करता है, और एक नेपाल को टच करता है। तो भारत का ऐसा राज्य जो 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है वो कौन सा है? सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा बनाता है और चाइना के साथ में सीमा बनाता है। मणिपुर आपका केवल किसके साथ में बना रहा है? मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, ये आपके म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं। तो इस तरफ हमारा म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं अपनी? 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इन 4 के अलावा जो भी ऑप्शन में हो वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश राइट है, मिजोरम भी राइट है, मणिपुर भी राइट है, सिक्किम राइट नहीं है। यानी कि सिक्किम की जो सीमा है वो चीन, भूटान और नेपाल से मिलती है, और सिक्किम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? कंचनजंगा मानी जाती है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट केटू मानी जाती है, जो रिसेंट में आपके पीओके में स्थित है। चलिए, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि पोतगाह गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया? तो पोतगाह का मतलब गोदीवाड़ा या बंदरगाह नगर कहां पर था? तो अभी हमने देखा था कि लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का क्या था? एक बंदरगाह नगर था। और इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी नौ सैनिक या नौ परिवहन में काफी सक्षम थे, या ये एक बहुत अच्छी विकसित सभ्यता थी जो नौवहन के माध्यम से भी अपने व्यापार को बाकी देशों के साथ में साझा करती थी। ठीक है, तो डॉक यार्ड आपको कहां पर मिला है? वो लोथल में मिला है। तो ठीक है, आज का ये हमारा सेशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, और ऐसे ही कंटिन्यूस आप लोग इन क्वेश्चंस को, इस सीरीज को पढ़ते जाइए। आपको बशर्ते इसका काफी लाभ मिलने वाला है। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।